क्वेश्चन लिखे हैं, किसी छड़ को गतिशील अवस्था में लाने के लिए आवश्यक वेग का मान ज्ञात कीजिए। आवश्यक वेग का मान ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई में 40% संकोचन प्रेक्षित हो। यदि इसकी लंबाई में 40% संकोचन प्रेक्षित हो। सुनो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि L बराबर कितना होता है, L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही है। और अपन से क्या पूछा है, V उसने पूछा है, ठीक है। अब छड़ की लंबाई में 40% संकोचन हो, इसका मतलब वास्तविक लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, या उचित लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। माना छड़ बोला, क्या बोला क्वेश्चन में, छड़ है ना। माना छड़ की उचित लंबाई कितनी है, L नॉट से प्रदर्शित करते हैं इसको, वो कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। तो प्रेक्षित लंबाई कितनी होगी, प्रेक्षित 40 होगी क्या, प्रेक्षित लंबाई L बराबर 100 माइनस 40 कितनी होगी, 60 मीटर। तो देखो यहां से L कितना है अपने पास, 60, और L नॉट 100, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0.6 बराबर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो 0.36 वर्क कर दूं, और ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर कितना, 1 माइनस, इधर भेज दो इसको, 0.36, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर कितना, 0.64, तो वी स्क्वायर बराबर 0.64 सी स्क्वायर, दैट मीन्स वी बराबर कितना, 0.8 सी, ठीक है। लिखें से कर लो ना, जो अभी क्या हो गया, अभी तो और से देंगे बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 1 मीटर पैमाना c/2 वेग से गति कर रहा है। 1 मीटर पैमाना c/2 वेग से गति कर रहा है, तो इसकी आभासी लंबाई ज्ञात करो। करो आप लोग इसे। तो इसका आंसर आपके आया क्या होगा, √3/2। नेक्स्ट लिखें, हाँ क्वेश्चन सवाल, प्रश्न, सिद्ध करो कि, अरे बातें नहीं, सिद्ध करो कि नियत वेग से किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील वृत्त दीर्घवृत्त प्रतीत होता है।
दीर्घवृत्त प्रतीत होता है। सुनो, माना कोई वृत्त निर्देश तंत्र एस डैश में स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, तो इसका समीकरण क्या होगा? एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर बराबर आर जीरो का स्क्वायर कह दो या ए स्क्वायर कह दो, कुछ भी कह दो, इसको मैं समीकरण एक कह देता हूं, ठीक है। वी नो दैट एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। इसको अपन 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू पुट करें। एक्स डैश का स्क्वायर मतलब गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और ये आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को दीर्घवृत्त का समीकरण बनाना है इसको, तो ये गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर अपॉन आर जीरो का स्क्वायर, ये आर है, सॉरी ये गामा है ना, और ये आर जीरो है अपने पास, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर जीरो का स्क्वायर बराबर 1, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर अपॉन आर जीरो का स्क्वायर अपॉन गामा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर जीरो का स्क्वायर बराबर कितना? 1, ठीक है। लेट आर जीरो का स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और आर जीरो का स्क्वायर बराबर कितना? बी स्क्वायर। तो क्या आएगा अपने पास? एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना? 1, जो कि जिसका केंद्र कितना है? हाँ, ज्यादा पढ़ा दी सर ने? हाँ, वी टी कॉमा 0। लिखिए एक लाइन, माना कोई वृत्त निर्देश तंत्र एस डैश में स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। माना कोई वृत्त निर्देश तंत्र एस डैश में स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, तो इसका समीकरण लिख लो पूरा। इसके बाद टॉपिक डालेंगे दूसरा अनुप्रयोग, समय विस्फारण। समय विस्फारण कोष्टक में लिख लो काल वृद्धि। काल वृद्धि, एक और नाम लिख लो समस्थिति की आपेक्षिकता। समस्थिति की आपेक्षिकता। समस्थिति की आपेक्षिकता, सुनो, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के एक अन्य अनुप्रयोग के अनुसार स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिमान घड़ियां सुस्त चलती हुई प्रेक्षित होती है। सुस्त चलती मतलब धीरे। हाँ, क्या कहा मैंने? आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के एक अन्य अनुप्रयोग के अनुसार स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिमान घड़ियां सुस्त चलती हुई प्रेक्षित होती है। इसे क्या कहते हैं? समय विस्फारण या काल वृद्धि कहते हैं। जैसे
ये कोई निर्देश तंत्र है, एक्स वाई जेड है ये, और इसको मैं नाम देता हूं एस। अब एस डैश तंत्र एस तंत्र के सापेक्ष क्या है, वी वेग से गतिमान है, इसको मैं एस डैश कह देता हूं। ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, और ये जेड डैश है, और ये ओ डैश है। निर्देश तंत्र एस डैश में कोई घड़ी स्थिर अवस्था में रखी हुई है। ठीक है, ये देखो एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष क्या है, वी वेग से गतिमान है, तो निर्देश तंत्र एस डैश में रखी हुई जो घड़ी है वो भी क्या होगी, वी वेग से गतिमान होगी। ठीक है, निर्देश तंत्र एस डैश में किसी समय घड़ी में मापा गया जो टाइम है या समय है वो कितना है, t1 डैश और t2 डैश है। तो प्रेक्षण उचित जो समय अंतराल है, 4 नहीं, ये 4 वार नहीं है कि 4 बज रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकती है वो, है ना। यूं मत सोचना सर भाई 4 माइनस कुछ करो ऐसा, तो या अरे कुछ भी दिखा देना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो छड़ द्वारा छड़ क्या, घड़ी की जो है ना उचित जो समय अंतराल है वो कितना है, तो 0 बराबर t2 डैश माइनस t1 डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब एस फ्रेम में उसी घटना के घटित होने का जो समय है वो कितना है, t1 और t2 है। किस फ्रेम में, एस फ्रेम में। तो प्रेक्षित जो समय अंतराल है वो कितना होगा, तो बराबर t2 माइनस t1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, प्रतिलोम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से क्या होगा, x बराबर गामा x डैश प्लस v t डैश, y बराबर y डैश, z बराबर z डैश, t बराबर गामा t डैश प्लस x डैश v अपॉन c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू पुट करें यहां पर, तो बराबर t2 का मतलब गामा t2 डैश प्लस x डैश v अपॉन c स्क्वायर। यहां x2 मत कर देना, सम स्थिति की आपेक्षिकता है। ठीक है, स्थिति की, सम स्थिति की, माइनस t1 डैश t1 का मतलब गामा t1 डैश प्लस x डैश v अपॉन c स्क्वायर, तो बराबर गामा कॉमन ले लूं और t2 डैश प्लस x डैश v अपॉन c स्क्वायर माइनस t1 डैश माइनस x डैश v अपॉन c स्क्वायर, ये कैंसिल, तो बराबर गामा t2 डैश माइनस t1 डैश। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 4, तो बराबर गामा तो 0, यही होगा। तो बराबर तो 0 है तो नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि गामा कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और इफ v लेस देन क्या हो, c, ओनली क्या हो, v लेस देन c, देन क्या, तो अच्छा लेस देन, हाँ एक ही ऑप्शन है, तो ग्रेटर देन क्या, तो 0, तो ग्रेटर देन तो 0। ठीक है, तो लिखें पहले आपेक्षिकता के बाद में आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के
आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के एक अन्य अनुप्रयोग के अनुसार आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के एक अन्य अनुप्रयोग के अनुसार स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिमान घड़ियां सुस्त चलती हुई प्रेक्षित होती है, सुस्त चलती हुई प्रेक्षित होती है। इसे काल वृद्धि या समय विस्फारण कहते हैं। चित्र बनाओ। सिर्फ चित्र बनाओ। बन गया? हो गया? चित्रानुसार एक घड़ी निर्देश तंत्र एस डैश में, चित्रानुसार एक घड़ी निर्देश तंत्र एस डैश में स्थिर अवस्था में रखी हुई है, स्थिर अवस्था में रखी हुई है तथा निर्देश तंत्र एस डैश एस तंत्र के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में v वेग से गतिमान है। निर्देश तंत्र एस डैश एस तंत्र के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में v वेग से गतिमान है। अतः एस डैश में रखी हुई घड़ी भी एस फ्रेम के सापेक्ष प्लस v वेग से गतिमान होगी। नेक्स्ट लाइन में माना एस डैश फ्रेम में किसी घटना के घटित होने, माना एस डैश फ्रेम में किसी घटना के घटित होने पर समय t1 डैश व t2 डैश हो तो, t1 डैश व t2 डैश हो तो घड़ी द्वारा उचित समय अंतराल तो 0 बराबर t2 डैश माइनस t1 डैश। समीकरण 1, ओनली समीकरण 1। इसी प्रकार एस फ्रेम के सापेक्ष
इसी प्रकार एस फ्रेम के सापेक्ष उन घटनाओं का समय क्रमशः T1 व T2 हो तो इसी प्रकार एस फ्रेम के सापेक्ष उन घटनाओं का समय क्रमशः T1 व T2 हो तो प्रेक्षित समय अंतराल तो बराबर T2 माइनस T1। हो गया, लिखेंगे एक लाइन। अतः स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील घड़ी सुस्त चलती हुई प्रतीत होती है। देखो रीज़न ये है यहाँ प्रतिलोम रूपांतर लगाने का, अपन ने आप लोगों ने पढ़ा नहीं, खैर अभी इसके बाद आएगा वो मिन्कोवस्की स्पेस, जिसके बारे में मैंने नाम ही लिया था आप लोगों से। मिन्कोवस्की स्पेस मतलब हिंदी में कहते हैं मिन्कोवस्की आकाश, ठीक है। स्पेस को आकाश कहते हैं, नाम दोनों सेम है, मिन्कोवस्की। अब सुनो, वहां पर किसी भी बिंदु की स्थिति के जो निर्देशांक है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। जबकि आप लोगों ने सिर्फ 3 ही पढ़े थे अब तक, एक्स वाई जेड आयोटा सी टी। कितने होते हैं? 4 आयोटा सी टी। ये क्या है? 3 तो वास्तविक होते हैं और चौथा क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे वेग है तो वेग के भी 4 घटक होते हैं। अब तक आप लोगों ने 3 ही पढ़े थे, वी एक्स वी वाई वी जेड, बस 3 ही पढ़े थे। ऐसे ही ऊर्जा के भी 4 होते हैं, ऐसे ही संवेग के भी 4 होते हैं, धारा घनत्व के भी 4 होते हैं, तो सबके बल के भी 4। और चौथा घटक आपसे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, बता देंगे ना आईसीटी। इसका थोड़ी स्थिति का जरूरी थोड़ी है, इन सब में से किसी एक का, वो निकालेंगे अपन, रटाएंगे नहीं तुम लोगों को। तो यहाँ पर देखो ये जो 3 घटक है वो तो किससे रिलेटेड है? स्थिति से। और जो चौथा घटक है वो क्या है? समय से रिलेटेड है, और वो क्या है? काल्पनिक है। तो काल्पनिक घटक होने के कारण यहाँ पर अपने पास जो टाइम है वो क्या है? काल्पनिक है। इसीलिए जो चौथा घटक है वो क्या है? आयोटा सी टी। इसलिए इनवर्स लॉरेंस रूपांतर समीकरण अपन ने यूज किए। जबकि इसके पहले वाली जो समीकरण थी वहां पर क्या था? स्थिति से रिलेटेड था, और स्थिति के जो घटक थे वो क्या थे? वास्तविक थे। कैसे थे? वास्तविक। इसीलिए वहां पर क्या? लॉरेंज रूपांतर समीकरण काम में ली गई है। और यहाँ आयोटा सी टी है, टाइम क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक होने के कारण क्या है? प्रतिलोम लॉरेंज रूपांतर समीकरण अपन ने यहाँ पर लगाई है। तो ये रीजन है। क्वेश्चन लिखे अब आप। एक मेसोन की अर्धायु, हाँ मेसोन नहीं जानते? देखो अभी मेसोन पाई प्लस पाई माइनस पाई 0 याद नहीं है? मतलब जैसे नाभिक में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होते हैं तो पाई प्लस मेसोन या पाई माइनस या पाई 0 मेसोन के आदान प्रदान के कारण ये परिवर्तित होते रहते हैं। युकावा नामक वैज्ञानिक ने बताया था। चलो रहने दो। जब मैं 3rd ईयर में पढ़ाऊंगा ना तो एलिमेंट्री पार्टिकल है, पूरे यूनिट 3rd है, न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहां बता दूंगा। 3 पाई प्लस पाई माइनस पाई 0। पार्टिकल 4 होते हैं ना? तो पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, 4 ही थोड़ी है। पार्टिकल 4 ही याद है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसके अलावा भी अपन बात करते हैं तो पाई प्लस पाई माइनस पाई 0। और बात करूं जाई कैस्केंड, बहुत सारे हैं। देखो बस एक मेसोन की अर्धायु 9.8 दिन है। एक मेसोन आर्ट्स के स्टूडेंट लग रहे हो। एक मेसोन की अर्धायु 9.8 दिन है। यदि मेसोन 0.6 सी
वेग से गतिमान हो जाए 0.6 c वेग से गतिमान हो जाए तो इसकी अर्ध आयु क्या होगी? तो इसकी अर्ध आयु क्या होगी? करो। जो इसमें पढ़े थे वो भी एक से पढ़ाया था हमारे। आपने तो केमिस्ट्री में दिया था ये दूसरे से आई। अब पुराने साल के पास होंगे मेरे। अर्ध आयु क्या 12th क्लास में नहीं पढ़ी क्या तुमने? माध्य आयु, अर्ध आयु। गए ना हो तो केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स की कह रहा हूं मैं तो। हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ी है। मैं तो फिजिक्स में पढ़ाई है। कैसे जाओ? तो बराबर टो 0 अपॉन 1 माइनस, चुपचाप से पढ़ ले, लाद दूंगा एक 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। करो इसको हल। टो 0 का मान 9.8 है, वी का मान 0.6 सी है। हो गया तो हो जाएगा। टो 0 9.8, वी का मान दे रखा है 0.6 सी। 0.6 सी मान रख दो, ये मर जाओ मिट जाओ ले आओ। टाइम है ना अपने पास? कितना हुआ? कितना बच रहा है? 55 हो गए। चलो इसका आंसर मैं बता रहा हूं और एक क्वेश्चन घर से करके लाना है आप लोगों को। ये है 12.25, ठीक है, ये आएगा आपके रिजल्ट। और एक क्वेश्चन घर से करके लाना है, क्वेश्चन लिखो। ये भी तो हम नहीं कराए। ये भी तो हम नहीं कराए। हाँ सही बात है। दिन में तो आएगा। हाँ हाँ अरे 12.25 दिन यूं है, मतलब है ना। प्रयोगशाला में ये दिन है क्या? हाँ हाँ अरे जैसे वो था ना 9.8 दिन, वैसे भी ये दिन ही आएगा क्या? प्रयोगशाला में 2.8 सॉरी हाँ प्रयोगशाला में 2.8 इंटू 10 की घात 8 2.8 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील कण का, ये तो वेग दिया है। प्रयोगशाला में 2.8 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील कण का जीवन काल 2.5 इंटू 10 की घात -7 सेकेंड है। ये टो दिया है 2.5 इंटू 10 की घात -7 सेकेंड है। कण का उचित जीवन काल, कण का उचित जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? टो 0, हाँ टो नोट। आंसर बताऊं? 1.23 इंटू 10 की घात -7 सेकेंड। 1.23 इंटू 10 की घात -7 सेकेंड, ठीक है।